जब मैंने पहली बार 2019 के समय पे अपने नोट्स बनाए थे तो मेरे कुछ भैया लोग थे, वो मुझे बहुत हंसे थे मेरे ऊपर कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने तो नोट्स जो लिखा हुआ है बुक पे तुमने सेम कॉपी में छाप दिया है। यकीन मानिए, आप जितने अटेम्प्ट्स देते हो, जितनी आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग होती है, उतने आपके नोट्स छोटे होते जाते हैं। मतलब मान लीजिए 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं अभी, तो हमें मेंस पे फोकस करना चाहिए या प्री पे फोकस करना चाहिए? मैं इतना इन 8 सालों में लाइब्रेरी गई हूँ, मेरे भाई के फोन में मेरा नाम ही लाइब्रेरी के नाम से सेम है। वो अभी भी सेम है। मैंने उसको बोला भाई अब तो चेंज कर दे, उसने बोला नहीं यही रहेगा। हमें पता है कि पोस्ट आएगी 200, 250, 100, 500 जितनी भी आएगी, हमें पता है कितनी पोस्ट है, फॉर्म भी इतने भराएंगे, लाखों से फॉर्म भराने वाले, क्लियर है। लेकिन एक कहीं ना कहीं एट द एंड आता है माइंड में कि नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या करेंगे? आपके माइंड में भी ऐसी चीजें चलती है? हमेशा। मैं सच बता रही हूँ अर्जुन, इन 8 सालों में मैंने 8 बार भी गिव अप करने का नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पीएससी छोड़ दूँ। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद बहाने बनाता हूँ कभी कभी, मेरे पास ये नहीं है या फिर मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको वो बहुत अजीज़ होती हैं, और वो जब जाती हैं तो दुनिया खाली हो जाती है आपको। तो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है ये बेहद ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, चाहे प्रिपरेशन को लेकर हो, चाहे जर्नी को लेकर हो। काफ़ी कुछ आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानने को मिलने वाला है। स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। क्या कुछ चल रहा है सिलेक्शन के बाद? लगभग 4 से 5 दिन हो गए रिजल्ट को आए हुए, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो गई है, और शुरुआत में थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए पहले तो मुझे। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम एकता है। मेरा एमपीपीएससी 2023 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है। ये मेरा 5वां प्रयास था और मैंने कुल 4 मेंस दिए हैं, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी था। इसके पहले जो मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो मेंस में ही आई हैं। जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई करके, और मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पद मिला है। इसके बाद मेरा 2025 का भी मेंस है, और जिसकी तैयारी मैं अभी आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2024 का भी इंटरव्यू दिया है, उसमें मेरा एडी फाइनेंस के पद पे वेटिंग है। अब उसमें एक वेटिंग है, तो अब फ्यूचर में देखते हैं कि क्या होता है। कैसा लगता है जब बैक टू बैक आप फेल होते हैं, चाहे प्री में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में, और फिर आपका सिलेक्शन होता है? क्योंकि आपने बताया कि आपका पहला ही इंटरव्यू था ये वाला 23 वाला, और 24 वाला सेकंड वाला था, जो कि 23 में आपका सिलेक्शन हो चुका है और 24 में आपका वेटिंग है। कैसा लगता है जब पीडीएफ में हम नाम देखते हैं हमारा? वो फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ज़्यादा वर्ड्स में कि आप सिलेक्शन देखने के बाद कैसी फीलिंग आती है। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे जो साथ वाले भी हैं और मैं भी, हमें बहुत प्रयास लग गए यहाँ तक पहुँचने में, सफलता मिलने में। तो इतनी ठोकरें खाता है इंसान इस स्टेज तक आने के लिए कि वो जो इतने, मैं सबको यही बोलती हूँ कि 8 साल के स्ट्रगल्स हैं, 8 साल के फेलियर्स हैं, धीरे धीरे दिमाग से जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अभी भी उसी एस्पिरेंट वाले जोन में होते हैं। अभी धीरे धीरे बिलीव हो रहा है कि हाँ, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, एक पद मिल गया है। लेकिन अभी भी मैं यही बोलूँगी कि मैं अभी भी उसी वाले जोन में हूँ कि मुझे अभी भी वही वाला फीलिंग आ रहा है, एस्पिरेंट वाला और स्ट्रगल वाला। धीरे धीरे होगा विश्वास। जो पोस्ट आपको मिली है, इससे ऑब्वियसली हर किसी का वो रहता है कि मुझे डीसी के लिए ही तैयार रहते हैं, लेकिन वो अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। क्या लगातार ये चलता रहेगा आपका जर्नी जब तक डीसी नहीं मिलता है? आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे जल्दी डीसी का पद भी मिले। हाँ, लेकिन ये है कि मैं 1-2 प्रयास और ट्राई करूंगी कि मुझे जो मेरी मनचाही पोस्ट है वो मुझे मिल जाए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। उसके पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दो मुझे। 12th पास आउट के बाद क्या किया है, फिर ग्रेजुएशन में क्या स्ट्रीम रहा है, तो एक हमारी जो ऑडियंस है उसको क्लियर हो जाए कि ये स्ट्रीम थी आपकी। उसके बाद आपने जो है एमपीपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। तो मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल शहडोल से ही पूरी की है। उसके बाद 12th के बाद मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो हमारे एमपी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अमरकंटक में है, वहाँ से मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी जो है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 11th-12th में जो मेरा स्ट्रीम था वो मैथ्स से था, पर मैंने ये फील किया आफ्टर 10th कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ज़्यादा है। मुझसे सब ये पूछते हैं कि आपने पीसीएम लेने के बाद बीए क्यों किया। तो क्योंकि 11th और 12th का जो 2 साल थे मेरे, मुझे उन 2 सालों में ही समझ में आ गया था कि मैं टेक्निकल फील्ड के लिए नहीं बनी हूँ। मैं ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स में खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। इसलिए फिर मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की और फिर मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कंप्लीट किया। आते हैं हम जर्नी पे। जो जर्नी है, इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे आपका फाइनली फिर सिलेक्शन हुआ? मेरी एमपीपीएससी की जर्नी की अगर बात की जाए तो ये 2018 जुलाई से शुरू होती है। मैं जुलाई 2018 में ग्रेजुएट हुई। उसके बाद मैंने तुरंत विद इन अ मंथ ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं इंदौर आई, मैंने यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2019 का मैंने प्रीलिम्स काफ़ी डिसेंट मार्क्स से स्कोर कर लिया था।
लेकिन ये था कि क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें चल रही थी और मेरे अंदर वो समझ नहीं थी कि मेंस कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि नो डाउट सिलेबस सब बहुत बड़ा है, मेंस का सिलेबस ही सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो मेरे अंदर ये समझ नहीं थी कि इतने बड़े सिलेबस को कंसोलिडेट कैसे किया जाए। मुझे लगता था कि कितना बड़ा सिलेबस है, ये कभी पूरा हो भी पाएगा कि नहीं। तो 2019 के अटेम्प्ट में मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मैंने 20 का अटेम्प्ट दिया, तो 20 का अटेम्प्ट भी अनफॉर्चुनेटली मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई, कुछ मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स रह गया। फिर 2021 में मैंने अपना मेंस दिया, 2022 में मैंने अपना मेंस दिया। मेरी प्रॉपर तैयारी ना होने से, एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर ना बन पाने से और कहीं ना कहीं लैक ऑफ आंसर राइटिंग मैं बोलूँगी, उसकी वजह से 21 और 22 का मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं 22 का मेंस देने के बाद जब मैंने बैठ के सोचा कि मैं कहाँ फेल हो रही हूँ, मैंने सेल्फ एनालिसिस किया, तो मुझे ये समझ में आया कि लैक ऑफ रिवीजन और लैक ऑफ आंसर राइटिंग, ये दोनों ही कमियाँ थी। क्योंकि नोट्स तो मैं प्रॉपर बना ही रही थी पूरी जर्नी में, आते आते मेरे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के नोट्स बहुत अच्छे से मेरे पास थे। बस ये था कि मैं नोट मेकिंग पे और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करती थी और आंसर राइटिंग मेरी कम होती थी। तो मैंने ये चेंज किया अपनी प्रेपरेशन में। मैंने 2022 से 23 के दौरान बहुत कम टाइम, 55 दिनों का समय मिला था हमें मेंस के लिए, तो उन 55 दिनों में मैंने रिलीजियसली आंसर राइटिंग की है। मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग उस फेज में की है अपनी। और ये जब मैं मेंस देने गई तो कहीं ना कहीं 11 मार्च को हमारा मेंस था, कहीं ना कहीं 11 मार्च की सुबह ही मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं मेंस क्वालिफाई कर लूँगी इस बार, क्योंकि मैं मेंस बार बार फेल हो रही थी। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मेंस निकल जाए, मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, बस मेरे लिए वो ड्रीम बन गया था। मेरे लिए हर एस्पिरेंट के लिए होता है, जो प्रीलिम्स में बार बार फेल होता है उसको लगता है कि काश वो मेंस के 6 दिन मेरे नसीब में आए और मैं 6 दिन मेंस लिखने जाऊँ। जो बार बार मेंस में फेल हो रहा होता है उसको लगता है किस दिन मैं अपने उस फॉर्मल आउटफिट में आयोग के बाहर खड़ा होकर अंदर जाऊं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था जब मेरा मेंस का, क्योंकि मेंस का रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, इस दौरान मेरा 24 का मेंस भी हो चुका था। तो लेकिन मैं 23 के मेंस के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा। मैंने अपने नोन में जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको बोला था कि मुझे इस बार बहुत गट फीलिंग है कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। उसका रीज़न था मेरी आंसर राइटिंग। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी आंसर राइटिंग पे। कितना टाइम लगा था लगभग मेंस को अपना आंसर राइटिंग को हैबिट बनाने में? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 22 का जैसे ही मेंस हुआ और 23 के मेंस में 55 दिनों का समय था। वो जो 23 का मेंस है अभी तक का सबसे शॉर्ट स्पैन वाला मेंस है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सबसे कम गैप इसी बार में मिला था। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम की लिबर्टी तो थी नहीं, तो मैं डेली ही आंसर राइटिंग करती थी। डेली मैं 1.5 घंटे का एक पेपर लिख लेती थी खुद से ही, और फिर किसी को, अपने किसी सीनियर या किसी फ्रेंड से मैं बीच बीच में कॉपी एनालिसिस करवा लेती थी। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किया आपने? टेस्ट मैंने बहुत लिखे हैं। मुझे लगता है कि मैं हर इंस्टीट्यूट में टेस्ट देने गई हूँ। अभी भी मैं किसी एक इंस्टीट्यूट पे इनरोल्ड हूँ। तो मुझे नहीं लगता इस पूरी जर्नी में कोई भी ऐसा, मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन को छोड़ के, कि कोई भी ऐसा फेज हुआ होगा जब मैं टेस्ट सीरीज नहीं इनरोल्ड ना हो कि या कहीं, या फिर टेस्ट ना लिखे हो। इवन इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरी पर्सनल आंसर राइटिंग की भी बहुत सारी कॉपीज है मेरे पास, जो मैं खुद भी कर रही होती। अच्छा, नोट्स वगैरह बनाए थे आपने? हाँ, मैंने नोट मेकिंग पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि उनको अपनी लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो मेरा भी यही था कि मुझे जब तक वो मेरे शब्दों में ना लिखा हो, मेरी राइटिंग में ना हो, मुझे रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट रहता है, जैसा कि हर टॉपर बोलते हैं कि नोट्स बनाना रहता है, लेकिन कई सारे टॉपर्स को मैंने जो पॉडकास्ट किए उसमें वो भी मेंशन किया है, ऐसे भी टॉपर्स आए मेरे साथ में जिनका पॉडकास्ट हुआ कि उन्होंने नोट्स बहुत कम बनाए हैं और सिलेक्शन ले लिया है। देखिए अर्जुन, ये बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको नोट्स बनाने हैं कि नहीं। अब क्या हो रहा है विद टाइम, क्योंकि मैंने 21 और 22 जो मेरे नोट्स मेरे पास अभी हैं वो मैं 21 और 22 के मेंस के टाइम पे ही बना चुकी थी। अब विद टाइम हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो बिल्कुल सिनॉप्सिस ही है। आपको सिर्फ पढ़ना है और उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और आप 6 दिन अपीयर हो जाइए एग्जाम में, तो बहुत चांसेस है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे मेंस एग्जाम। ये मेरा मानना है और मेरी चॉइस है कि मुझे अपने लिखे हुए शब्द ज़्यादा रिकॉल होते हैं, मुझे वहाँ आंखों के सामने आती है अपनी कॉपी। मेंस में अगर बात करें पेपर वाइज ही नोट्स बनाए थे आपने? हाँ, मैंने पेपर वाइज ही बनाए थे। और मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ किया आपने या किसी एक ही पर्टिकुलर कोचिंग का फॉलो किया? बहुत सारे नोट्स नहीं यूज़ किए मैंने, कुछ एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स थे, कुछ गूगल की हेल्प ली, ऐसे करके मैंने मिक्स करके नोट्स बनाए। अब नोट्स बनाने की हम बात करते हैं। चैलेंज ये होता है किसी भी एस्पिरेंट के साथ में, बुक रखी है हमारे सामने, लेकिन हम बोल दिया, आपने भी बोल दिया कि नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करें नोट्स बनाने की। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैंने पहली बार नोट्स बनाए थे, ये जो शायद मेरे नोट्स है ये दूसरी या तीसरी बार होंगे, कुछ यूनिट्स के पहली बार के भी हैं, कुछ यूनिट्स के दूसरी तीसरी बार के भी हैं।
जब मैंने पहली बार 2019 के समय पे अपने नोट्स बनाए थे तो मेरे कुछ भैया लोग थे, वो मुझे बहुत हंसते थे मेरे ऊपर कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने तो नोट्स जो लिखा हुआ है बुक में तुमने सेम कॉपी में छाप दिया है, नोट्स ऐसे नहीं बनाए जाते। उन्होंने फिर मुझे ये भी बोला कि टाइम लगेगा आपको, आप यकीन मानिए आप जितने अटेम्प्ट्स देते हो, जितनी आपकी तैयारी स्ट्रांग होती है, उतने आपके नोट्स छोटे होते जाते हैं। तो पहले कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, कुछ जूनियर्स हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि दीदी हमारे नोट, आपके नोट्स तो छोटे हैं, हमारे नोट्स इतने बड़े क्यों हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन आप ट्राई करें कि आप जो नोट्स हैं आपके पास उनकी रीडिंग आप फ्रीक्वेंटली करें। कहीं ना कहीं रीडिंग करने से भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। आप मल्टीपल रीडिंग करेंगे अगर किसी रिसोर्स की, तो फिर मुझे लगता है डेफिनेटली आप छोटे नोट्स तक आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम एक बार रीड करते हैं नोट्स को और छापने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर आपसे जानना चाहूँ मैं कि आपने कितनी बार रीड किया होगा, अगर एक सब्जेक्ट की बात करें या फिर एक पेपर का या फिर एक बुक, कितनी बार पढ़ा होगा आपने अभी तक? मुझे एमपी जीके की बुक याद है। मैं सबको बोलती हूँ कि जो मेरी एमपी जीके की बुक है, सबकी अपनी अपनी, कोई परीक्षा धाम से पढ़ता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ता है। मेरी जो एमपी जीके की बुक थी, अगर क्योंकि मैं मेंस में भी बहुत बड़ा पोर्शन है एमपी का, तो मैंने एमपी जीके के लिए, एमपी के जो मेंस के भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने कोई स्पेशल रिसोर्स ना लेके मैंने कोशिश की कि मेरी जो एमपी जीके की प्रीलिम्स की बुक है मैं उसको बार बार पढूं। तो मुझे लगता है जो मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में, इवन वो बुक 2 बार फट गई तो मुझे तीसरी बार नहीं लेनी पड़ गई, वो मुझे लगता है वो बुक मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार। और मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि आपका एक भी दिन, अगर आप स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप एमपी जीके की बुक ना पढ़ो। एमपी जीके की जो बुक है, परीक्षा धाम पढ़ी आपने या फिर और कोई सी पढ़ी? हाँ, मैंने परीक्षा धाम ही पढ़ी। हाँ। बेसिकली मैं ये चीज़ मतलब किसी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परीक्षा धाम वाला का जो देखा है मैंने, सर जो है प्रवीण साहू सर, वाकई में दिखती है उनकी मेहनत। जेन्युइन बताऊँ तो ना, मुझे कभी आज तक उन्होंने बोला कि अर्जुन भाई मेरा ये डालो या फिर करो, कुछ नहीं। लेकिन जब टॉपर्स जैसे आपने बोला, ऐसे कहीं चाहे डीसी हो, डीएसपी, हर एक कोई ना कोई परीक्षा धाम का पढ़ता ही है। क्या खासियत लगी वैसे आपको परीक्षा धाम? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब परीक्षा धाम नहीं आया था, क्योंकि मैं तो तब से पढ़ रही हूँ जब परीक्षा धाम नहीं आया था, तो एमपी जीके के रिसोर्स को लेकर भटकाव बहुत था। कोई कहीं से पढ़ रहा था, कोई कहीं से पढ़ रहा था, किसी का कोई टॉपिक छूट जाता था, किसी का कोई फैक्ट मिस हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि परीक्षा धाम आने के बाद हम सब, अगर बार बार, नो डाउट, अगर आप बार बार रीड करोगे, आप सब एक उस पे लाइन पे आके खड़े हो जाते हो। भाई नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हो, इस रील को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप रीजनेबल प्राइस में, चाहे आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, घर बैठे सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में। नीचे आपको नंबर दिया है, इस पे आप एक मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिलने वाली है। अच्छा, जब बात आती है आंसर राइटिंग की, तो डेली आप प्रैक्टिस करते थे, डेली इतना लिखना कैसे पॉसिबल था? देखिए, मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग जो है बहुत डिसिप्लिन मांगती है आपसे, बहुत डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए। और थोड़ा सा 2 काम मुझे लगता है इस पूरी जर्नी में थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन और आंसर राइटिंग, ये दोनों। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या किया था, क्योंकि डेली टेस्ट देने जाना पॉसिबल नहीं था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, मैं क्या करती थी कि मैं पूरे दिन में जो टॉपिक्स पढ़ती थी मैं उसका एक सेल्फ टेस्ट बना लेती थी। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है इससे आपकी, आप दिमाग चलाते हो कि अच्छा ठीक है, मैंने आज स्थायी बंदोबस्त पढ़ा हिस्ट्री का, तो स्थायी बंदोबस्त से 2 नंबर में, 7 नंबर में या 10 नंबर में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं डेली जो टॉपिक पढ़ती थी, मैं रात होते होते, रात के 9 बजे के आसपास, मैं उसका एक छोटा सा पेपर बना लेती थी, 1.5 घंटे का। PYQs कुछ ले लेती थी, कुछ अपने मन से ऐड कर लेती थी, और मैं उसको 1.5 घंटे लिखती थी फिर। तो वही होता था कि इससे क्या होता था कि जो मैंने दिन भर रिवीजन किया है उसकी आंसर राइटिंग भी हो जाती थी, और मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी, और जो मैंने रिवीजन किया है वो मजबूत हो जाता था। अच्छा, फॉर्मेट की अगर बात करें, अभी का जो फॉर्मेट है, क्योंकि लास्ट जो 2-3 साल पिछले का देखा तो वो डिफरेंट फॉर्मेट था। हाँ। फॉर्मेट के हिसाब से अगर बात करें तो कितना कंटेंट हर एक फॉर्मेट में हमको डालना चाहिए, चाहे शॉर्ट वाले हो या फिर लॉन्ग वाले हो, और एवरेज टाइम कितना लगता था आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में? देखिए, एवरेज टाइम सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेरे को जो 10 मार्कर होते हैं, जो डिटेल्ड होते हैं, उनमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी छोटी है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा, मुझे ये बताना भी है कि मैंने मेंस में सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल है वो स्पीड के साथ ही किया है। मेरी स्पीड थोड़ी सी कम थी, तो और ये आंसर राइटिंग का ये भी मुझे बहुत फायदा हुआ। 21 और 22 दोनों मेंस जब मैं देने गई तो मैंने ये फील किया कि मैं स्पीड में लैग कर रही हूँ, मेरे क्वेश्चन छूट रहे थे। तो जब मैंने 23 के लिए आंसर राइटिंग की, तो नो डाउट मेरे क्वेश्चंस की, आंसर्स की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव्ड हुई, और इसके साथ साथ ही जो मेरा पेपर था वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया।
तो अगर आप वर्ड उसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो ये अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने बताया, मुझे 10 मार्कर में नॉर्मल बच्चों से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। 2 मार्कर जो होते हैं वो टू द पॉइंट है, उसमें जो पूछ रहा है आपको वही लिखना है। अगर वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो आपको भोपाल ही लिखना है, आप उसके बाद आगे बढ़ सकते हो, जहाँ तक ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो 7 मार्कर है वो काफ़ी स्कोरिंग हो गए हैं। 70 मतलब 150 मार्क्स का हमारा एक पेपर होता है, उसमें से 70 मार्क्स के 7 मार्कर ही हैं। तो मुझे लगता है वो पोर्शन अच्छा है, अच्छा करना चाहिए हम सबको। हम कहीं ना कहीं 10 मार्कर्स के पीछे भागते रहते हैं और हमारे 7 मार्कर्स की क्वालिटी डाउन होती है। तो मैं पहले 7 मार्कर अटेम्प्ट करती हूँ अच्छे से। उनमें से 10 में से मेरा ये प्रयास होता है कि 8 मैं बहुत अच्छे लिख दूँ, कि मेरी उसमें एवरेज मार्किंग हो जाए, तो मेरा जो एग्रीगेट होगा 150 में से वो अच्छा बनेगा। तो उसमें आप टू द पॉइंट लिखिए, बिल्कुल भी आपको दाएं बाएं नहीं लिखना है अगर आपसे बनता है तो। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, उनके मॉडल आंसर आप मैच करिए अपने आंसर से। आप देखिए कि क्या उन्होंने उदाहरण डाला था, आपने डाला है। कि जैसे अभी मान लो जीडीपी का पूछा जाए तो आप मध्य प्रदेश की जीडीपी लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में, वो एक फैक्ट भी है और आपका इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड हो जाता है। निष्कर्ष की आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमें 7 मार्कर का क्वेश्चन है, हमें 7 पॉइंट्स तो एटलीस्ट देने हैं, तो आप 7 में से ऊपर नीचे करके एक निष्कर्ष का पॉइंट बना सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन का। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या करूं, निष्कर्ष में क्या करूं। अच्छा, जो आंसर का जो रहता है इसमें आपने करंट अफेयर की चीजें भी डालते थे? बहुत। मैं यही बताना चाहूंगी कि 2023 में मैंने यही अलग किया था। मैंने ज्यादा से ज्यादा न्यू एग्जांपल्स डालने की कोशिश की। मैंने डाटा बटोरा यहाँ वहाँ से, जहाँ से मुझे इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे लगता है कि अगर आप 2025 का मेंस देने वाले हैं तो आप इकोनॉमिक सर्वे स्किप नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कई बार, इस वर्ष बाजरे का उत्पादन कितना रहा, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको इकोनॉमिक सर्वे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। ज्योग्राफी वाले पेपर के लिए भी इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स, पूरे एमपी इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक डाटा है आपको, ये कहीं ना कहीं आगे के पेपर्स में, एथिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप वाले पेपर में भी बहुत हेल्प करता है आपकी। तो मैंने ये मेक श्योर किया था कि मैं न्यू एग्जाम्पल्स और डेटा डालती रहूँ अपने आंसर में, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ऐसा कोई सब्जेक्ट मेंस में या फिर ऐसा कोई पेपर जिसने आपको परेशान किया? 2023 तक जो हमारा पेपर 3 था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वाला पेपर, मैं सबसे ज़्यादा परेशान उसी में हुई हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं साइंस वाले सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी बीए में ही किया। 12th के बाद मैंने मैथ्स की तरफ मुड़ के देखा ही नहीं। फिर मुझे वापस यहाँ पे आके मैथ्स पढ़नी पड़ी। तो वो एक पेपर था, पर लकीली अब वो हट गया है। अब उसकी जगह पे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, वो मेरा खुद का सब्जेक्ट है। तो अब मैं उसमें बहुत अच्छा फील करती हूँ कि हाँ, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। और कुछ जो जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा मतलब पढ़ने में मज़ा आता हो, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? 4, 5, 6 तीनों पेपर। एथिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना भी और लिखना भी। तो मैं हमेशा, मुझे जब ऐसा लगा, 23 में भी इवन मुझे लगा कि हिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ आया था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। फिर उसके बाद जब पेपर 3 आया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर से मुझे लगा मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर आई हूँ चीज़ों को। लेकिन जब मैं पेपर 4 देने गई तो मुझे ये फील हुआ कि यार मैंने बहुत अच्छा लिखा है। हिंदी में भी, मैं हिंदी के लिए भी बोलना चाहूँगी कि मेरा, क्योंकि मैंने 12th तक स्पेशल हिंदी पढ़ा है, तो मुझे हिंदी में संधि, समास, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये टॉपिक्स पढ़ने में। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि आप हिंदी पढ़िए। प्री और मेंस में दोनों में ज्यादा फोकस हमें, जब हम तैयारी कर रहे हैं किसी, मतलब मान लीजिए 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं अभी, तो हमें मेंस पे फोकस करना चाहिए या प्री पे फोकस करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपने पहले कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं। लेकिन अगर कोई न्यू एस्पिरेंट है तो मैं उसको ये बोलूंगी कि आप अभी थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोल रहे हैं सबकी नोटिफिकेशन आ सकता है कभी। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो बार बार मेंस में फेल हो रहा हो, तो उसको मेरा यही सजेशन है कि जब तक प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन नहीं आती आप मेंस पढ़ते रहिए। मेरे साथ यही होता था, जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता था मैं अपनी मेंस की बुक साइड करके और अपनी प्रीलिम्स के जो रिसोर्सेज है मेरे, मैं उनको उठा लेती थी। और जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता था मैं वापस मेंस पढ़ना। तो मैंने इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा पढ़ाई मेंस की है। अब आप कुछ प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, यूट्यूब वगैरह में वीडियोस वगैरह देखते थे आप? मतलब चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल साइट्स हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, वहाँ से डेटा कलेक्ट करते थे आप? हाँ, देखिए, आपको डेटा कलेक्शन के लिए तो नेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ। उस टाइम पे तो इतने यूट्यूब और इतना था भी नहीं, 2019 का जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी, तो कहीं ना कहीं मैं बुक्स के साथ ज़्यादा यूज्ड टू थी। आजकल बहुत सब लोग हेल्प लेते हैं और लेनी भी चाहिए, नो डाउट, बहुत हेल्पफुल है यूट्यूब स्पेशली। बाकी तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। मैंने अपने सिलेक्शन के 2 दिन बाद मेरी इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। तो मैं, ये पर्सनल कॉल हो सकता है सबका, लेकिन अगर मेरा सजेशन यही है कि आप दूर रहिए सोशल मीडिया से। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं डाटा कलेक्शन की, तो वो न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से हो जाता है। डेली अपडेटेड डाटा आता है। कई बार न्यूज़पेपर में किसी बहुत दूर
राज्य का दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ के किसी कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम कर दिया, आप उसका उदाहरण एथिक्स में दे सकते हो, इंटीग्रिटी में दे सकते हो, कर्तव्य निष्ठा में दे सकते हो। ये न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने हैबिट बनाई थी कुछ लास्ट के अपने अटेम्प्ट्स में, वो मुझे बहुत हेल्प की, जो मैं स्टार्टिंग में मुझे बहुत, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है न्यूज़पेपर, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके माइंड की जो परफॉर्मेंस है, मतलब आप ज़्यादा सोच पाते हैं, बहुत सारे डायमेंशन में आप सोच पाते हैं, और एट द एंड जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, तो इससे अच्छा आप पहले से ही आदत बना। कितना टाइम पढ़ते थे और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? मैं दैनिक भास्कर पढ़ती थी, और टाइम की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में पढ़ पा रहे हो। स्टार्टिंग में तो मुझे 2-2.5 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन हाँ, आपको सेलेक्ट करना है कि ये टॉपिक मेरे काम का है और ये नहीं है। उसमें अनवांटेड न्यूज़ बहुत सारी है, आप बिल्कुल उसको मत जाइए, उस पेज पे ही मत जाइए। आप फ्रंट पेज पढ़िए, अभिव्यक्ति वाला पेज पढ़िए, देश विदेश वाला, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की हूँ तो मैं बिजनेस वाला पेज भी अच्छे से पढ़ती थी। तो या इन पेजेस पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपने पास एक डायरी रखिए, अपनी एक पर्सनल कॉपी रखिए। अच्छा, डेली की अगर बात करूँ मैं, कितना टाइम पढ़ते थे आप? क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए, क्या आपका भी ऐसा था पढ़ने का? मैं ये बोलूँगी कि आपको अपने दिन का मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देना ही पड़ेगा। टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते इस फील्ड में। मतलब मेरा ये होता था कि मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैं लाइब्रेरी ना जाऊँ। मैं बताना चाहूँगी आपको, मैं इतना इन 8 सालों में लाइब्रेरी गई हूँ, मेरे भाई के फ़ोन में मेरा नाम ही लाइब्रेरी के नाम से सेव है। वो अभी भी चाहिए। मैंने उसको बोला भाई अब तो चेंज कर दे, उसने बोला नहीं यही रहेगा। इट शोज योर हार्ड वर्क। मतलब आपके जो भाई हैं उन्होंने शायद स्ट्रगल देखा है, बहुत क्लोजली देखा है। तो जब भी उन्होंने लाइब्रेरी का मेंशन किया है कांटेक्ट में, हाँ, उसने कांटेक्ट नंबर मेरा लाइब्रेरी के नाम से नाम किया है। इनका नाम हटा के लाइब्रेरी ही सेव कर लिया। हाँ, अपनी बुक्स से दोस्ती कीजिए, अपनी लाइब्रेरी की डेस्क को अपना घर बनाइए, आपको वो पार करा देगी ये नैया। एक चीज़ जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमें पता है कि पोस्ट आएगी 200, 250, 100, 500 जितनी भी आएगी, हमें पता है कितनी पोस्ट हैं, फॉर्म भी इतने भराएंगे, लाखों से फॉर्म भराने वाले, क्लियर है। लेकिन एक कहीं ना कहीं एट द एंड आता है माइंड में कि नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या करेंगे? आपके माइंड में भी ऐसी चीजें चलती हैं? हमेशा, क्योंकि मैंने 2019 पे 550 पोस्ट पे भी 570 के आसपास पोस्ट थी, मैंने तब भी दिया है पेपर, और मैंने 2024 में जब 110 पोस्ट थी तब भी दिया है पेपर। मैं हर फेज से गुजरी हूँ इस जर्नी में। आपका और कोई प्लान था इसके साथ में, MPPSC के साथ में? नहीं, मेरा और कोई प्लान नहीं था। मेरा विजन क्लियर था हमेशा से ही कि मैं सिविल सर्विसेज में ही जाऊंगी। मैं स्कूल टाइम से भी, इवन 10th क्लास में मेरी 10th क्लास में जो 10th बोर्ड थे उसमें मेरी MP में 10th रैंक आई थी। तो उस टाइम पे भी रिपोर्टर भैया लोग वगैरह आए थे। मैं छोटी थी उस टाइम पे, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक आप बड़ी हो के क्या बनना चाहती हैं? तो मैंने बोला था मुझे कलेक्टर बनना है। मुझे नहीं पता था कि कलेक्टर क्या होते हैं, पता नहीं, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ थी, पता नहीं क्या था, मैंने बस बोल दिया था। वो न्यूज़पेपर कटिंग्स आज भी मेरे पास रखी हुई हैं, तो बस मेरे दिल से निकल आया था ऐसे, मुझे नहीं पता था। तो वो तब की बात है। और उसके बाद तो मैं धीरे धीरे जब मेरी समझ डेवलप हुई तो मैंने खुद को कंफर्टेबल भी इसी फील्ड के लिए पाया। तो मेरे पास तो और कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे ये इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया इस जर्नी में। तो मैं बाकी एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, फुल डेडिकेशन से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करिए। अब पढ़ने में शायद शुरुआत से ब्रिलियंट रहे, अच्छे रहे पढ़ने में। हाँ, मतलब मेरा एकेडमिक्स डिसेंट रहा है स्टार्टिंग से ही। 10th में क्या बताया था आपने? 10th में मेरा MP बोर्ड से हूँ क्योंकि मैं, तो मेरा MP में 10th रैंक आया था स्टेट बोर्ड। पूरे MP में? पूरे MP में। बाकी फिर ये कैसे कर रहा है आपका ग्रेजुएशन वगैरह? ग्रेजुएशन मैंने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स से किया है, उसमें भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। अरे गजब। तो MPPSC में वही लोग सिलेक्शन लेते हैं क्या जो टॉपर्स रहते हैं बचपन से? बिल्कुल नहीं, मैं यही मैं बोलना चाहती हूँ आगे ये कि देखिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं आई प्रिपरेशन करने, और इवन मेरे फैमिली में मेरे साथ वालों को भी लगता था कि इसने तो अच्छा ही किया है अभी तक, हाँ, तो ये आगे जल्दी कर लेगी। मुझे 8 साल 5 अटेम्प्ट्स लगे हैं, तो आप बिल्कुल भी वो बोल नहीं सकते हो कि वो कोई बहुत अच्छा रहा है एकेडमिक्स में तो उसका यहाँ पे भी जल्दी हो जाएगा। सबकी जर्नी अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सबके सीखने का जो एटीट्यूड है वो अलग है। कुछ धीरे सीखते हैं, कुछ बहुत जल्दी सीखते हैं। मैं धीरे धीरे सीखी, अपनी गलतियों से सीखी, लेकिन हाँ, एक स्मार्ट इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो मैं यही बोलूँगी कि जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, आप सुनिए लोगों की बातें, जो आपसे सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको सच में अच्छी सलाह दे रहे होते हैं। आप वो गलतियां मत करिए जो उन्होंने की है, तो आपको कम अटेम्प्ट्स लगेंगे सेलेक्ट। अब आते हैं हम इंटरव्यू पे। जैसा कि आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि आपका इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस है या फिर नंबर है वो काफ़ी अच्छा रहा था आपका। क्या चीज़ हेल्प की थी आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने या फिर नंबर मिलने का? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी कंटिन्यूअसली, तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपको हर स्टेज में हेल्प करता है।
क्योंकि जब मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करने गई तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को लेके और इंटरनेशनली जो इवेंट्स हो रहे थे उनको लेके कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में थी, उसने मुझे हेल्प की है। मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत अपने सब्जेक्ट को करने में लगी क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से थी, तो कोर सब्जेक्ट है वो, तो चांसेस थे बहुत ज़्यादा कि मुझसे इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी इंटरव्यू में, और पूछी भी गई। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे इंटरव्यू में, तो वो मैंने सब्जेक्ट प्रिपेयर किया अपना, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स है और जो कोर इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी अलग है, उसमें मुझे हेल्प हुई थी। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बने थे, तो उसका अच्छे मार्क्स लाने का रीज़न ये था कि मैं कॉन्फिडेंट थी। बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। मैं सॉरी बोल रही थी, लेकिन मैंने उनको ये भी शो किया कि मैं और आगे सीखने का एटीट्यूड है मेरे अंदर, लर्निंग एटीट्यूड है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है तो नॉलेज और कंटेंट के साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करिए, आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। बहुत बड़ा की फैक्टर होता है ये इंटरव्यू। कुछ कमी लगी आपको इंटरव्यू के दौरान? कुछ गड़बड़ हुई? ऐसा लगा कि इंटरव्यू से पहले हम पैनिक हो जाते हैं, आपके साथ तो नहीं होता ऐसा पैनिक होना? मैं पैनिक तो नहीं हुई थी, हाँ नो डाउट मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं थोड़ी नर्वस तो थी, लेकिन क्या होता है आप मॉक प्रैक्टिस के लिए भी जाते हो, और मेरी लाइब्रेरी में भी हम लोगों को 4-5 लोगों का ग्रुप था, उन सबका इंटरव्यू था, तो हम लोग डेली शाम को बैठ के 1 या 1.5 घंटे का मॉक प्रैक्टिस सबके साथ करते थे। तो उस मॉक प्रैक्टिस से भी कहीं ना कहीं डर खत्म हो गया था मेरा। तीनों सेगमेंट के बारे में बात होगी, लेकिन अब मैं आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, जो भी रही है। ऑनेस्ट बताऊँ, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ। अभी सेमिनार हुआ था, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मैं बाहर आ चुका था उस टाइम। बस थोड़ा बहुत ही, मतलब एट द एंड 2-1 मिनट लास्ट में कुछ सुना होगा आपको मैंने, बट थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि वही एक मोमेंट होता है, वही अब जो सिलेक्शन होता है, वही चीज़ें होती है तो यहाँ तक पहुँचाती है। और ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने मुझे जनरल बताऊँ तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैंने जो सेमिनार था मैं बाहर था, कुछ शूट वूट कर रहा था, तो मैं 2-3 मिनट ही आपको लास्ट टाइम जब एंड था उस टाइम ही आया था, जब मुझे किसी ने बताया था कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, बट मैं सुन नहीं पाता, मैं मिस कर दिया उसको ऑनेस्ट में। और मुझे देखना भी था वो वीडियो वाला जो वो, पर देख नहीं पाया मैं टाइम की वजह से, तो मैं ज़रूर देखता उसको। थोड़ा कुछ देखा था, लेकिन पूरी क्लास जो थी ना उस वीडियो में देखा मैंने पूरी, वो अलग ही मतलब नेक्स्ट लेवल था। सब लोग, मतलब आप तो एक अलग ही उसमें दिख रहे थे, लेकिन जो पूरी ऑडियंस थी ना सुनने वाली, उनके सबके सर जो है ना रो रहे थे। राइड में बोलने वाला था, तो मुझे भी कुछ जानना है या फिर बताना है। काफ़ी कुछ हो गया है पॉडकास्ट में, बट अभी जर्नी आपकी नहीं हुई है। सबसे बड़ा अगर देखा जाऊँ तो इस MPPSC की जर्नी में सबसे बड़ा पेनफुल मोमेंट या पेनफुल स्ट्रगल क्या रहा आपके लिए? क्योंकि बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी, तो इस दौरान काफ़ी अप एंड डाउन्स आए। अगर मैं बोलूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल किया है वो इमोशनली किया है, क्योंकि मेरे इस 8 सालों में ही मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हुआ जो बहुत मेरे लिए टर्निंग साबित हुआ। मैं उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही थी। सबसे पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2018 में, तो 6 महीने के अंदर ही मेरी मदर का डिमाइस हो गया। उसके बाद फिर क्योंकि मैं उस टाइम उतनी समझदार तो नहीं थी, मुझे बहुत टाइम लग गया उससे निकलने में। उसमें मेरी फैमिली ने, मेरी बहन ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ से बाहर आने में। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की, धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आई, धीरे धीरे मैंने, उसमें मुझे 1-1.5 साल का समय लग गया। इसीलिए मैं 2019 में जो मेरा मेंस था उसमें मुझे सबसे बड़ा बैरियर मेरा यही था, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रही थी अपने साथ कि ठीक है मैं पढ़ने बैठी तो हूँ, बुक खुली तो है, लेकिन मन को कैसे शांत किया जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे, हाँ, लेकिन इस दौरान मैंने ये फील किया कि जब भी मैं मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे सिर्फ एक ही सहारा था, वो भगवान का था। मैं बहुत ज़्यादा दृढ़ता से विश्वास करती हूँ और मैं सबको बोलूँगी कि करना चाहिए, पर्सनल है लेकिन करना चाहिए। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जब आपको लगता है आप बिल्कुल अकेले हो, तो फिर आप उनकी तरफ देखते हो और आपको एक उम्मीद की किरण दिखती है। तो मेरी मदर के जाने के बाद ही मैं बहुत, मतलब कि मैंने ट्राई किया कि मैं मेडिटेशन से या जो भी हमारी पर्सनल पूजा पाठ की गतिविधियाँ होती है, मंदिर जाना, इन सब से मैं थोड़ा शांति, मुझे उसी से शांति मिली। धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आई। उसके बाद फिर मैंने अपना 2023 का मेंस दिया। 2023 के मेंस में मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूँगी। मैंने पहले भी आपको बताया, मुझे लग रहा था मेरा मेंस अच्छा गया है, मेरा हो जाना चाहिए। तो मैंने अपने घर जाके अपने पापा को बताया इस दौरान कि पापा मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी इस बार। वो बहुत खुश थे, बहुत प्राउड थे। मुझे बस उस मोमेंट का वेट था कि किस दिन मैं आयोग जाऊँगी और उनके साथ उस आयोग के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली उसके एक ही, मेरे मेंस दिन ख़त्म होने के 1 महीने बाद ही मेरे फादर का डिमाइस हो जाता है।
वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद उन्होंने दोनों रोल प्ले किए थे मेरे और मेरे छोटे भाई की लाइफ में, मम्मी का भी और पापा का भी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ अब आगे। पर वो है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। मुझे धीरे धीरे समय लगा ये चीज़ समझने में कि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मुझे बहुत बार गिल्ट भी हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई में इतना, इधर मैं रहती हूँ, दूर है मेरा घर, क्योंकि इंदौर से बहुत दूर है, मुझे आने जाने में काफ़ी एक दिन का समय पूरा लग जाता है मुझे। तो ये कहीं ना कहीं बार बार ये गिल्ट मेरे मन में आता था, अभी भी कभी ना कभी आता है कि मैं बहुत दूर हूँ घर से, मैं बहुत दूर हूँ, मेरे घर पे कुछ हो जाता है तो मैं पता नहीं कर पाती हूँ, मैं पहुँच नहीं पाती हूँ समय पे। तो ये मेरे साथ स्ट्रगलिंग रही मेरी जर्नी काफ़ी। इस वजह से मुझे बहुत टाइम भी लग गया, क्योंकि मैं बाकी बच्चों को इतना एफर्ट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे मेंटल स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा थे मेरे साथ, मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी उन चीज़ों से। पर धीरे धीरे मेडिटेशन से और पढ़ाई पे फोकस करने से, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा लक्ष्य था मेरे आगे, ये दुख बहुत बड़े थे मेरे, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता है एक इंसान के लिए। लेकिन क्योंकि मेरे पास पढ़ाई भी थी तो मुझे मेरी फैमिली यही सपोर्ट मतलब मोटिवेट करके पुश करती थी कि देखो तुम्हारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है। और ये मेरे सिविल सेवाओं में आने का सपना मेरे माता पिता का था, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता था। जब भी मुझे लगता था नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मुझे ये बातें याद आती थी कि मुझे उनको ट्रिब्यूट देना है, मैं उनके लिए पढ़ रही हूँ, मैं अपने घर से दूर हूँ, अपने छोटे भाई से दूर हूँ, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए ही पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन धीरे धीरे मैं उन चैलेंजेस को भी ओवरकम करते करते धीरे धीरे मैं पढ़ाई पे फिर से मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। मेरे इंटरव्यू को सिर्फ 20 दिन बाकी थे, और क्योंकि मैं अपनी दादी से हमेशा बहुत अटैच रही हूँ, हमेशा जॉइंट फैमिली है मेरी, तो मैं हमेशा उनके कांटेक्ट में रही हूँ, बहुत क्लोज थी वो मुझसे। मेरे इंटरव्यू के जस्ट 20 दिन पहले मेरी दादी का भी डिमाइस हो गया। एक साथ बैक टू बैक 3 चीज़ें। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। हालांकि वो बहुत बीमार थी, पर मेरा बहुत मन था कि मैं जब इंटरव्यू, पता था मुझे वो इंदौर आने की सिचुएशन में तो नहीं है, मुझे ये था मैं उनको वीडियो कॉल करूँगी, बस मैं साड़ी पहन के उनको वीडियो कॉल करना चाहती थी आयो के बाहर खड़ी होके। पर वो नहीं आया मोमेंट मेरी लाइफ में। बैक टू बैक 3 चीज़ें ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, मतलब इतनी। और फिर फाइनली मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और मेरा 8 नवंबर को रिज़ल्ट आया। पर मैं खुश हूँ बहुत, लेकिन बाकी बच्चे जितना खुश हैं उतना खुश नहीं हो पाती हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि काश मैं ये खुशी उसके साथ शेयर कर पाती, अब पर मैं कर नहीं सकती ऐसा। तो मैं खुद को यही समझा लेती हूँ कि ठीक है, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं एक दिन सिविल सर्वेंट ज़रूर बनूंगी, और आज मैं बन गई हूँ और मैं आगे भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगी। तो मुझे लगता है वो प्राउड होंगे मुझ पे। आज मैं इस मोमेंट के लिए पढ़ रही थी कि मेरा वादा पूरा हुआ, मैंने उनसे वादा किया था, मैंने पूरा किया वादा। सबसे बड़ी बात वो होती है कि इतने चीज़ें बैक टू बैक किसी के लिए कहना आसान होता है कि आप कर लोगे, लेकिन जब आप फील करते हो, जब आपकी चीज़ आपके खुद के साथ में होती है वो चीज़ें, तब हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं और फिर फाइनली उन चीज़ों को दिमाग से बाहर निकाल के या फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो तो है, जिसके साथ होता है वही फील कर सकता है। सामने वाला आपके प्रति सिंपैथी रख सकता है, एम्पैथी रख सकता है, लेकिन फील आप ही करते हो जो हो रहा होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ आपके पैर का कांटा आप ही निकाल सकते हो। मेरी इस जर्नी में बहुत लोगों ने मदद की, मेरे छोटे भाई ने, मेरी जॉइंट फैमिली ने, मेरे कज़न्स हैं बहुत सारे, उन्होंने, मेरे दोस्तों ने, बहुत बड़ा मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। लेकिन एट द एंड एक जब क्षण में आप होते हो, आप अपने साथ अकेले होते हो, आपको खुद को खुद समझाना होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि मेरी इस जर्नी में मैं खुद की सबसे बड़ी साथी रही हूँ। मैंने खुद को ही समझाया है कि मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मुझे उसे भी देखना है। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कमज़ोर होने का, गिव अप करने का। मैं सच बता रही हूँ अर्जुन, इन 8 सालों में मैंने 8 बार भी गिव अप करने का नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पीएससी छोड़ दूँ। मेरे दिल से हमेशा आवाज़ आती थी कि मैं कर लूँगी, और मैं हर एस्पिरेंट को बोलूँगी आप अपने इस दिल की जो आवाज़ है, ये आवाज़ है, इसको ज़िंदा रखिए, आखिरी
लम्हे तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं, नो डाउट्स आते थे कि यार हो जाएगा ना, लेकिन मेरे अंदर ये था मैं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं छोड़ूंगी। और मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये जो वो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये स्पिरिट होना चाहिए हर एस्पिरेंट के अंदर। मेरा गिव अप वाला कभी एटीट्यूड नहीं रहा है, कभी किसी चीज़ को लेकर नहीं, ना लाइफ को लेकर ना इस एग्ज़ाम को लेकर। मेरे सामने बहुत चैलेंजेस आए, बहुत ज़्यादा, कोई कसर ही नहीं बची हिम्मत टूटने की, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। ऑनेस्ट बताओ तो मतलब एक कैमरे वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब मैं भी अपने काम के बहुत सारे बहाने बना लेता हूँ। जैसे कि मेरे साथ में मैंने मतलब क्या होता है कि बहाने बनाता हूँ, मेरे साथ में ये इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ है। लेकिन जब आपकी जर्नी, ऑनेस्ट मुझे सेमिनार में भी नहीं पता था कि इतने मम्मी पापा को पता, लेकिन बैक टू बैक फिर दादी का भी ये चीज़ होना, फिर घर में कोई ना होना, फिर फाइनल यहाँ तक पहुँचना। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद बहाने बनाता हूँ कभी कभी, मेरे पास ये नहीं है या फिर मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं है आपके सामने, राइट। मैं ऑनेस्टली बहुत इमोशनल मैं खुद रहा हूँ हर चीज़ के प्रति। मतलब मैं अपनों से ज़्यादा दूसरों का ध्यान ज़्यादा रखता हूँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मतलब मेरे से ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। शायद मेरे साथ भी, पर आज रियलाइज़ हो रहा है कि हम कुछ नहीं, ऐसा नहीं समझ आता, मतलब कि इतना चीज़ें होने के बाद भी स्ट्रगल्स बहुत बड़े हैं सबके, पता है। बस ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको वो बहुत अजीज़ होती हैं, और वो जब जाती हैं तो दुनिया खाली हो जाती है आपकी। सो वंस थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और मतलब हम देखते हैं ना कि हम बहुत कुछ होने के बाद भी काफ़ी सारे बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। लेकिन उनके साथ में किसी का सपोर्ट नहीं था सपोर्ट एक टाइम के लिए, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम रहता है मम्मी पापा का, घर में सब लोग का, कुछ नहीं बचा था कहने का मतलब। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हो, इस रील को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप रीजनेबल प्राइस में, चाहे आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, घर बैठे सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में। नीचे आपको नंबर दिया है, इस पे आप एक मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको घर बैठे सारी चीजें मिलने वाली है।